हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन का पार्ट सेकेंड, जिसमें हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, जैसे कि साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, है ना। पिछले वीडियो हम क्या देखे थे, छोटे छोटे डेफिनेशन देखे थे। नेट इनकम, ग्रॉस इनकम, आउटगोइंग, लुप्तप्रायता, मूल्यह्रास, बहुत छोटे छोटे डेफिनेशन को देखे थे। एस्टिमेट देखे थे, कास्ट देखे थे, वैल्यू देखे थे। अब समझिएगा, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना, एक एक डिफिनीशन आएगा। हाँ, एक एक डिफिनीशन आएगा। पिछला लेक्चर, आज का लेक्चर पूरा टोटली डिफिनीशन रहेगा। अगले लेक्चर में वैल्यूएशन का हम न्यूमेरिकल करा देंगे, छोटे छोटे सा न्यूमेरिकल है, चैप्टर द एंड हो जाएगा। फिर हम जंप कर देंगे किस पे, रेंट पे, किराया पे, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लोर एरिया क्या है। बहुत ईजी तरीके से हम आपको समझा देंगे। आप समझ पा रहे होंगे, कितना बेसिक तरीके से हम आपको समझा पा रहे होंगे, सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। नोट्स में देखिएगा, जो हम यहाँ समझा रहे हैं सेम इसी बात को नोट्स में इसको पॉइंट कर दिया गया है। तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसानी से हो जाएगी, है ना, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं उसी को नोट्स में हम समझाए हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले पढ़ेंगे स्क्रैप वैल्यू, है ना, यानी कबाड़ी मूल्य। स्क्रैप वैल्यू क्या पढ़ेंगे, कबाड़ी मूल्य। ठीक है, मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं कोई बिल्डिंग है, मान लेते हैं एक क्या है आपका बिल्डिंग है ना। अब इसके इसका लाइफ कितना है, लाइफ ईयर कितना है, मान लेते हैं 80 साल। मेरे भाई 80 साल बाद क्या होगा, इस बिल्डिंग को क्या करेंगे आप, गिरा देंगे, तोड़ देंगे, है ना। इस बिल्डिंग को क्या करेंगे आप, तोड़ देंगे। तो उसमें से क्या मिलेगा, कुछ टुकड़े मिलेंगे, कुछ कांच के टुकड़े मिलेंगे, कुछ लकड़ी मिलेगी, कुछ क्या मिलेंगे, छड़ मिलेगा। जब इस घर को तोड़ेंगे, डिसमेंटल करेंगे, तो सारी चीज़ें, कंक्रीट मिलेगा, लकड़ी मिलेगा, छड़ मिलेगा, कांच मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेगा। जब इसको हम बेचेंगे, इसको बेचने के बाद जो हमको पैसा मिलेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्क्रैप वैल्यू, है ना। यानी बिल्डिंग का समय, यानी जीवन काल, है ना, जीवन काल ख़त्म होने के बाद बिल्डिंग को तोड़कर उसका जो डिसमेंटल पार्ट होता है उसका क्या होता है, जो कबाड़ी होता है, उसको बेचने के बाद जो हमको मूल्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्क्रैप वैल्यू, है ना। बस हम अपने लोकल लैंग्वेज में समझाए हैं, एग्जैक्ट डिफिनीशन आपको नोट्स में मिल जाएगा, ऐसा ही। ठीक है, अब समझिएगा स्क्रैप वैल्यू कितना लेते हैं। जो आपका कास्ट है ना, यानी कास्ट मतलब आप पिछले डिफिनीशन में, पिछले क्लास में जान चुके हैं कास्ट क्या होता है। तो जो कास्ट है ना, जो कास्ट है ना, कास्ट का कितना परसेंट लेते हैं हम लोग, स्क्रैप वैल्यू कास्ट का लेते हैं, कास्ट का 10%, है ना। यानी भवन को बनाने में लगेगा आपका 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का 10% हमको मिल जाएगा कहाँ से, यहाँ से। नॉर्मली अवस्था में लेते हैं, लेकिन कभी कभी स्क्रैप वैल्यू का मान निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव कैसे होगा, मान लेते हैं जो आपका स्ट्रक्चर था, पूरा पिलर था, कॉलम था, है ना, पिलर मिल जाएगा आपको, कॉलम मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। ये मान लेते हैं सारी चीज़ें किससे बनी है, आरसीसी से बनी है। सारी चीज़ें किससे बनी है, आरसीसी से। और जब इसको तोड़ेंगे तो बताइए, ज़्यादा मेहनत लगेगा ना तोड़ने में। आरसीसी का स्ट्रक्चर तोड़ने में ज़्यादा खर्चा लग गया। अब आरसीसी का स्ट्रक्चर तोड़े, खर्चा लग गया आपका 10,000 रुपये, क्योंकि आरसीसी स्ट्रक्चर तोड़ने में अपने तोड़ेंगे तो पागल हो जाएंगे। जिस भी मशीन मंगाए 10,000 रुपये ले लिया, 10,000 लिखे, 1,000 लिख दिए, 1,000 लिखे, 10,000 रुपये ले लिया। और जब इसका मलबा बेचे तो 8,000 रुपये मिला, है ना। तो क्या, हाँ, यहाँ स्क्रैप वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव हो गया, क्योंकि इसको तोड़ने में लगा 10,000 और मलबा बेचे हैं तो मिला 8,000 9,000। तो स्क्रैप वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है ना। स्क्रैप वैल्यू पॉजिटिव आपको समझ आता होगा। 10,000 इसको तोड़ने में लगा, आपको 11,000 रुपये मिल जाए, 12,000 रुपये मिल जाए, तो पॉजिटिव स्क्रैप वैल्यू। 10,000 तोड़ने में लगा, अब बेचे मलबा तो 10,000 मिला, तो स्क्रैप वैल्यू 0। यानी स्क्रैप वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, स्क्रैप वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, स्क्रैप वैल्यू 0 भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली कितना लेते हैं हम लोग, स्क्रैप वैल्यू 10% लेते हैं। ठीक है, अगला होता है आपका क्या, है ना, सेम इसी तरह का एक डिफिनीशन मिलेगा, सेम इसी तरह का, साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू, है ना। देखिए, साल्वेज वैल्यू कुछ नहीं है, एक बिल्डिंग था, सेम ना, पिछली बार वाला ही बिल्डिंग है मेरे भाई, पिछली बार वाला बिल्डिंग है। इसका भी लाइफ ईयर क्या हो गया, जीवन काल क्या हो गया आपका, इसका भी जीवन काल ख़त्म हो गया। अब इसको हम गिराएंगे नहीं,
यानी बिल्डिंग का लाभकारी आयु यानी जीवन काल खत्म होने के बाद उसकी खड़ी स्थिति में जो मूल्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, साल्वेज वैल्यू, है ना, यानी मलबे का मूल्य। अब देखिए हम हिंदी तो दोनों का लिखे हैं, लेकिन हिंदी हम तो आपसे सजेशन करेंगे याद ही मत करिएगा, क्योंकि कबाड़ी मलबा एक ही तरह लगता है। और अगर तो याद भी कर रहा है तो एक बार चेक कर लीजिएगा, स्क्रैप का कबाड़ी होता है ना, साल्वेज का मलबा होता है, बाकी इंग्लिश आपका सही है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, बिल्डिंग को तोड़ के हम उसके पार्ट बेचने से मिलेगा। और जब बिल्डिंग का लाभकारी आयु खत्म हो जाता है तो उसके बिल्डिंग के खड़ी स्थिति में जो मूल्य प्राप्त होगा, खड़े खड़े इसको बेच देंगे, जो मूल्य प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, साल्वेज वैल्यू। अब याद कैसे करना है, दोनों एक ही तरह है। देखिए यल क्या है, यल देखिए यल क्या है, खड़ा है ना, यल बिल्डिंग की तरह क्या है, साल्वेज बिल्डिंग की तरह क्या है, खड़ा है। तो एक खड़ा है ना, बिल्डिंग क्या है, खड़ा रहता है खड़ी स्थिति में, यल मतलब खड़ा, है ना, तो खड़ी स्थिति में मूल्य साल्वेज, तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है ना। हम ऐसा याद किए थे, बहुत जल्दी भूलता है चीज़ें, और जेईई के एग्जाम में आता है, बहुत आएगा, कहेगा कि बिल्डिंग के खड़ी स्थिति में मूल्य क्या कहते हैं। हिंदी तो पागल हो जाएंगे, कन्फर्म है, हिंदी नहीं याद रखना, 2-3 हिंदी होते हैं इसके, ठीक है। कहेगा बिल्डिंग का खड़ा स्थिति है, अब बेचेंगे तो मूल्य प्राप्त होगा, उसको क्या कहेंगे। तो हम देख लेते हैं इसमें यल खड़ा है कि मतलब कि हम तो नहीं देखते, ट्रिक बता रहे हैं याद करने का, ठीक है ना। हाँ, अब क्या होता है आपका मार्केट वैल्यू, क्या हो जाएगा आपका मार्केट वैल्यू यानी बाज़ार मूल्य। अब क्या होगा, किसी संपत्ति का, है ना, किसी संपत्ति के खुले बाज़ार में जो किसी संपत्ति को खुले बाज़ार में बेचने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू, है ना। कोई संपत्ति है उसको खुले बाज़ार में, जैसे आप देखे होंगे ज़मीन वगैरह बेचा जाता है तो क्या होता है, मोल भाव होता है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू मिल सके। किसी संपत्ति को खुले बाजार में बेचने पर जो उसके मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होता है, मैक्सिमम मूल्य प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू। मैक्सिमम खुले बाजार क्यों कर रहे हैं, जैसे कि आपके पास एक बाइक है, इसको यदि आप मार्केट में बेचते हैं, है ना, मार्केट में बेचते तो मिलता है 90,000 रुपये, ठीक है। लेकिन क्या किए, आप गए अपने रिलेशन वाले को, है ना, आप गए अपने ससुराल में, रिलेशन वाले को दे दिए 85,000 में भरमा दिए सब आपको, है ना। तो कितने में दे दिए, आपका 85,000 में दे दिए, ठीक है। तो 85,000 में दे दिए बाइक को, तो बताइए ये रिलेशन में दिए ना, तो इसे मार्केट वैल्यू थोड़ी कहेंगे, ना इसे मार्केट वैल्यू नहीं कहेंगे, ये तो आप रिलेशन वाले को दिए। तो खुले मार्केट में जाएंगे, है ना, 10 लोग आएंगे आपका बाइक खरीदने, जो मैक्सिमम मूल्य प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, मार्केट वैल्यू, ओके। अगला क्या होता है आपका बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, है ना। अब समझिएगा बुक वैल्यू क्या होता है, किसी संपत्ति के, समझिएगा बुक वैल्यू क्या होता है, किसी संपत्ति के वास्तविक लागत में से, जितना खर्चा लगा था बनाने में, किसी संपत्ति के वास्तविक लागत में से, किसी संपत्ति के वास्तविक लागत में से वर्तमान अवधि तक का मूल्यह्रास घटाने के बाद जो वैल्यू बचता है, जो आपका अकाउंट यानी बुक में ऐड हो, गवर्नमेंट के बुक में ऐड हो, उसे क्या कहते हैं, बुक वैल्यू, है ना। तो क्या होता है, एक क्या होता है, गवर्नमेंट का जो बुक होता है ना, उसमें क्या होता है, लिखा रहता है। तो बुक वैल्यू मतलब क्या होता है, समझिएगा, बुक वैल्यू बीबी क्या हो जाएगा, बीबी क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू, समझिएगा, एक्चुअल कास्ट माइनस डिप्रिसिएशन, है ना, ईयर में, कितने साल तक, ईयर में नहीं, यानी वास्तविक लागत या वास्तविक निवेश कह लीजिए, वास्तविक लागत और उस वर्ष तक मूल्यह्रास, जैसे समझिएगा ये लगभग में वैल्यूएशन का समान होता है, ठीक है। लेकिन एक गवर्नमेंट के बुक में होता है, लिखा रहता है, समझिएगा। जैसे कि एक आप बाइक लिए, अरे थोड़ा बड़ी वाला फीलिंग लिए थे हम लोग, कार लिए 3 लाख का, कितने लाख का कार लिए आप, 3 लाख का। कब लिए हैं मेरे भाई, कब लिए हैं कार को, 2022 चल रहा ना, जेई बनेगा 2023 में, 2023 में जेई बने, और जेई बनते 3 लाख का क्या ले लिए, कार ले लिए। अब क्या होगा 2024 में, बताइएगा 2024 में कितना मिलेगा, क्या 3 लाख मिलेगा, तो कहेंगे नहीं, 2024 में कितना मिलेगा आपको, 2 लाख रुपये, मानते हैं। 2024 में कितना मिला, 2 लाख। 2025 में कितना मिलेगा आपको, 1 लाख। बेचेंगे तब, तो कैसे निकाल रहे हैं,
तो देखिए बुक वैल्यू क्या मिला आपका, एक्चुअल लागत कितना था आपका 3 लाख, में से उस साल तक का मूल्यह्रास, यहाँ तक कितना मूल्यह्रास हो रहा है, देखिए 24 में कितना मूल्यह्रास हुआ, 1 लाख का, तो 2 लाख हुआ आपका बुक वैल्यू। 2025 को देखेंगे तो कितना मूल्यह्रास है, 2 लाख, तो बुक वैल्यू बचा 1। ठीक है ना। तो क्या होता है कि मूल्यह्रास यानी बुक वैल्यू का मान, समझिएगा, हर साल बुक वैल्यू का मान घटेगा कि नहीं, देखिए हर साल बुक वैल्यू का मान घटेगा और घटते घटते उस संपत्ति के लाभकारी आयु के अंत में कबाड़ी मूल्य यानी स्क्रैप वैल्यू 10% के बराबर बचेगा। समझ रहे हैं ना, नहीं समझे। देखिए एक क्या है, बिल्डिंग है, इसे बनाने में लगा आपका 20 लाख रुपए। कितना लाख रुपए लगा, 20 साल। इसका लाइफ ईयर कितना है आपका, वो भी है आपका, मान लेते हैं 30 साल है, ये 30 साल तक चलेगा। ठीक है। अब देखिएगा कब बनाए हैं इस बिल्डिंग को, 2022 में। तो देखिएगा 2022 में कितने का है आपका, 20 लाख का। हम कह दें कि 2025 में कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 5 लाख कम कर दीजिए ना, 15 लाख रुपए मिलेगा। हम कह दें 2030 में कितना होगा, तो कहेंगे 5 साल और कम कर दीजिए, कितना मिलेगा आपको, 10 लाख रुपए मिलेगा। यानी प्रत्येक साल, बताइए प्रत्येक साल इसकी बुक वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये तो बुक वैल्यू है, डिप्रिसिएशन घटाने के बाद मिलता है। और बुक वैल्यू कहेंगे कि लाभकारी आयु के अंत में, यानी इसमें 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2052। तो 2052 में कितना बचेगा, एकदम कम बचेगा कि नहीं, लाभकारी आयु खत्म, यानी इसका सिर्फ बचेगा आपका 10%। यानी बुक वैल्यू बिल्डिंग के, भवन के या संपत्ति के लाभकारी आयु के अंत में स्क्रैप वैल्यू के बराबर ही बचता है 10%। क्योंकि ये बुक क्या हो गया, बिल्डिंग 30 साल बाद खराब हो गया, लेकिन इसको गिरा कर बेचेंगे तो 10% तो मिलेगा ही मिलेगा स्क्रैप वैल्यू वाला, है ना। तो 10% बस बचता है। अगला होता है आपका वार्षिकी। इसका इंग्लिश होता है ANNUTY, है ना, एनुटी, ऐसा हम बोल नहीं पाते हैं, एनुटी मतलब वार्षिकी। तो वार्षिकी कुछ नहीं है, वार्षिकी जब आप लोन वगैरह लेते हैं तो ब्याज दिया जाता है। तो किसी संपत्ति की लागत का, समझिएगा, किसी संपत्ति की लागत का समयबद्ध किस्तों में, एक समय बांध दिया जाता है ना, मंथली देंगे कि ईयरली देंगे, तो किसी संपत्ति की लागत का समयबद्ध किस्तों में भुगतान क्या कहलाता है आपका, किसी संपत्ति के लागत का समयबद्ध किस्तों में भुगतान क्या कहलाता है आपका, वार्षिकी कहलाता है ना। समयबद्ध किस्तों में भुगतान, एक किस्त बांध दिया जाता है, हर महीने आपको उतना ही देंगे। अगला होता है आपका पीड़ित मूल्य, है ना। तो पीड़ित मूल्य आपको समझ पा रहे होंगे आप, है ना। किसी असामान्य स्थिति, बाढ़, सूखा, जैसे केदारनाथ में बाढ़ आया था ना, है ना, जैसे सूखा पड़ जाए, भूकंप आ जाए, तो किसी असामान्य स्थिति उत्पन्न हो, ब्रैकेट में क्या रहेगा आपका, नोट्स में आपको मिलेगा, कोई असामान्य स्थिति, सूखा, बाढ़ इत्यादि के कारण जब संपत्ति के मूल्य में कुछ कमी आता है तो उसे क्या कहते हैं, पीड़ित मूल्य। मतलब क्या हुआ कि जब बाढ़, भूकंप, सूखा पड़ जाएगा, वहाँ जो नॉर्मल चीज़ें, वस्तुएं रहेगी खाने पीने के, उसके मूल्य में क्या करेंगे, कुछ हम कमी कर देंगे। क्या करेंगे, कुछ कमी कर देंगे, है कि लोगों पर लोड ना पड़े, तो उसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पीड़ित मूल्य, या फिर इसे इमरजेंसी मूल्य भी कह सकते हैं, इमरजेंसी का कंडीशन है। ठीक है ना। अब अगला क्या आ जाएगा, अगला तो हमको देखना पड़ेगा कुछ और डिफिनीशन है क्या। नहीं, अब कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है ना। एक आ रहा है आपका शोधन नीति, सिंकिंग फंड। अब इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल इस पे भी आते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूएशन पे भी आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल को हम डील करेंगे अगले लेक्चर में। इसमें हम समझेंगे कुछ बेसिक सिर्फ डिफिनीशन को। तो सिंकिंग फंड क्या होता है, किसी संपत्ति से प्राप्त वार्षिक आय में से, समझिएगा पहले डिफिनीशन सुन लीजिए, किसी संपत्ति से प्राप्त वार्षिक आय में से कुछ भाग प्रतिवर्ष अलग करते रहते हैं। यह भाग भवन के, जो अलग किए हैं वह भाग भवन के लाभकारी आयु के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज सहित भवन की लागत का 90% होना चाहिए। 10% हम स्क्रैप वैल्यू से प्राप्त करते हैं। नहीं समझ आया, समझिएगा। सिंकिंग फंड क्या होता है, शोधन निधि। इसका न्यूमेरिकल है, कल हम कर लेंगे। शोधन निधि, जैसे कि एक बिल्डिंग बनाया,
एक क्या बनाए आप, बिल्डिंग बनाए। इस बिल्डिंग को बनाने में लगा आप कितना, 10 लाख, है ना, 10 ही लाख हमेशा लग रहा है। बिल्डिंग को बनाने में कितना लगा भाई, 10 लाख। अब समझिएगा 10 लाख लगा तो इससे वार्षिक किराया प्राप्त होगा कि नहीं, वार्षिक किराया प्राप्त होगा, वार्षिक किराया प्राप्त होगा। मान लेते हैं वार्षिक किराया कितना प्राप्त हो रहा है आपका, 10,000 रुपये। अब इस 10,000 रुपये का ना, इस 10,000 रुपये का कुछ भाग मतलब कुछ भाग हम वैसे लिख रहे हैं 4,000 रुपये। वही तो हमको देखना है कि कितना जमा करेंगे, यही देखना है कि कितना जमा करना है ना। तो इस वार्षिक किराए का कुछ भाग क्या करते हैं, प्रतिवर्ष जमा कर लेंगे, जमा करेंगे। और यह इतना होना चाहिए कि प्रतिवर्ष जमा करना चाहिए। ये जमा किया हुआ भाग भवन के लाभकारी आयु, इसके अंत होगा कि नहीं, 80 साल 90 साल। ये जमा किया हुआ भाग भवन के लाभकारी आयु के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि बैंक में जमा करेंगे तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज सहित इस भवन के लागत का कितना होना चाहिए, 90%। यानी 10 लाख का 90% हो जाना चाहिए। समझिएगा मतलब क्या होता है कि जब आप 10 लाख का बिल्डिंग बना देती है गवर्नमेंट, तो देखिए गवर्नमेंट जैसे हॉस्टल बन गया, जैसे गवर्नमेंट के लिए कोई गवर्नमेंट अधिकारी के लिए जैसे किराया देने के लिए बन गया, ठीक है। समझिएगा, थोड़ा लाइट ब्राइटनेस कम हो गया है ना, समझिए। जैसे कोई हॉस्टल बन गया, जैसे कोई गवर्नमेंट के लिए जैसे कि रेलवे का कॉलोनी बन गया, तो इसको बनाने में लगा है 10%। अब इसका है ना, इसकी कितनी है, 80 साल का है। तो सरकार ये चाहता है कि भाई जब इसका साल ख़त्म हो जाए 80 साल बाद, इसको बनाने में जितना खर्चा लगेगा ना 80 साल बाद, उतना वो किराए से ही प्राप्त कर लें। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, क्या करेगा कि 10 लाख रुपए लगा, तो गवर्नमेंट चाहेगा कि इसको बनाने में 10 लाख का लगा है ना, तो उसका 90% हमको मिल जाए। 90% क्यों, क्योंकि 10% तो इसका मलबा बेचेंगे, स्क्रैप वैल्यू से प्राप्त कर लेंगे। तो वो इसका यानी जो इसका बनाने में लागत लगा है 10% इसको गिरा के बेचेंगे तो कुछ सामान मिल जाएगा, और 90% इसका प्राप्त करता है। 90% प्राप्त करने के लिए क्या करता है कि जो वार्षिक इसका किराया मिलेगा उसका कुछ भाग जमा करता है। यह जमा किया हुआ भाग जमा करेंगे, यह जमा किया हुआ भाग भवन के लाभकारी आयु के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज सहित 90% होना चाहिए, है ना। तो यही हमको देखना है, ये जो जितना जमा कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, सिंकिंग फंड, ठीक है। तो एक बार और सुनिए क्या होता है कि हाँ, किसी संपत्ति से प्राप्त वार्षिक किराए में से कुछ भाग प्रतिवर्ष जमा कर देते हैं। यह जमा किया हुआ भाग भवन के लाभकारी आयु के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज सहित कितना होना चाहिए, आपका 90% होना चाहिए। बाकी 10% हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, आपका मलबे से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ। ऑल द बेस्ट।